बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसका एक बैकग्राउंड भी है और ये तारीखी हकीकत है। इसको ज़रा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक केस होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर जो है वो एक वकूआ अगर एक जगह पे हुआ है या अगर किसी जगह के ऊपर एक जुर्म हुआ है, कोई जुल्म और फस्तायत हुई है किसी स्टेट की जानिब से या किसी अथॉरिटी की जानिब से, और विक्टम निकल के किसी और जगह पे पहुंच जाता है, जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ है या जिसके साथ वो जबर हुआ है, वो अगर निकल कर किसी और जगह पहुंच जाता है, वहाँ पे वो मुकदमा दर्ज करता है और कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जुल्म किया था और दो लोग गुजरात से निकल कर अमेरिका पहुँच गए थे। दो ऐसे विक्टम्स या दो ऐसे अफराद जो नरेंद्र मोदी के गुजरात में जुल्म का शिकार हुए थे, वो निकले और अमेरिका में पहुँच गए। और जब वो अमेरिका में पहुंचे तो फिर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का जो केस है वो बना और नरेंद्र मोदी पर पाबंदियां लगी थी। आपको याद होगा ये केस। नरेंद्र मोदी जब तक वज़ीर आज़म नहीं बना उसके ऊपर पाबंदियां रही थी, बड़े मुश्किल हालात का उसने सामना किया था। तो अब ऐसा ही केस जनरल आसिम मुनीर साहब पे बनाने की कोशिश बरतानिया में की जा रही है। आपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया, बहुत सारी जगहों से आपको ये इतलात मिल रही होंगी कि बरतानिया में ना सिर्फ जो लॉयर्स हैं वो भी, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका में मौजूद हैं, कुछ लोग बरतानिया में मौजूद हैं। वो मुश्तरका तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे 26 नवंबर को जिसने भी कत्लेआम किया, जिसने भी किसने किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा चीदा लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवाई जाएँ और उनके ऊपर मुकदमात करवाए जाएँ। माइकल पॉलक को आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि वो ये करवाएंगे। मैंने लास्ट वीलॉग में आपको बताया भी था। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक विक्टिम जिसको गोली लगी है 26 नवंबर को, एक विक्टिम जिसको पाकिस्तान में गोली लगी है 26 नवंबर को, वो बरतानिया पहुंच गया है। जैसे आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि गुजरात से दो विक्टिम पहुंच गए थे अमेरिका और उनकी गवाही के ऊपर नरेंद्र मोदी पर पाबंदियां लग गई थी। अब जो है वो पाकिस्तान से एक विक्टिम पहुंच गया है और दूसरा विक्टिम भी सामने आने वाला है। तो ये जो गवाहियाँ हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे सवालात उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अगर उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो नए किस्म के हालात होंगे, क्योंकि देखिए मगरबी ममालिक के ऊपर ही पूरा इन्हिसार होता है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, या पाकिस्तान की हुकूमतों का। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की हुकूमतों में काबिल कबूल वही शख्स होता है जिसकी बातचीत मगरब में ठीक होती है। अगर यहाँ ये मुकदमा दर्ज हो गए तो फिर मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। एक विक्टिम जिसको गोली लगी है वो पहुँच गया और 4-5 विक्टिम्स ऐसे थे जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं पाकिस्तान से बैठकर, और बाकायदा उन्होंने बताया है और वीडियोज़ भी फराहम की गई हैं। अब ये मामला वहाँ पे बरतानिया में है। वो कहते हैं जी इसको प्रोसिक्यूट किया जाए इस मामले को और यहाँ पे सज़ा दी जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, फिर इसकी बुनियाद पे अमेरिका के अंदर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये मामला चल रहा है। फर्दर इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊँगा। पत्तन की रिपोर्ट के बाद से हुकूमत के हवास जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। पत्तन पे एक रिपोर्ट दी थी सरवर बारी साहब का, वो इसको देखते हैं पत्तन को, और उनके घर के ऊपर अब छापा मारा गया है। ये दूसरा छापा है जो उनके घर के ऊपर मारा गया है। लगातार उन्हें हरासा किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए 2024 के इंतखाबात में धांधली के लिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे धांधली करवाई है। इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट जारी किया वो ये बता रहे हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड किया है सरवर बारी साहब के घर पे। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिखती है कि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम था वॉर ऑन वोटर्स, कि वोटर्स के साथ जंग। तो इसमें उन्होंने एक्सपोज किया था कि जो बहुत खौफनाक किस्म की धांधली हुई थी पाकिस्तान में, लोगों का मैंडेट जो है उसके ऊपर डाका डाला गया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इसमें काफ़ी जो है वो सबूत भी वो कह रहे जी मौजूद थे कि मिलिट्री बैक्ड रजीम ने कैसे मैंडेट को चोरी किया और किस तरह से अभी तक हर आवाज़ को दबाया जा रहा है।
तो जनाब ये हुकूमत ना सिर्फ जाली हुकूमत है, बल्कि इनकी जाली हुकूमत का जो भी पोल खोलता है ये उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। और ये इसी तरह का एक अटैक है जो सरवर बारी साहब के ऊपर किया गया है। आगे नाज़रीन खबरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक खबर मैं आपको दे दूं, और ये है जनाब लाहौर हाई कोर्ट से। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का एसोसिएशन का इलेक्शन है और पीटीआई ने अपने उम्मीदवार के तौर पे या जो हमायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक आसिफ नसवाना एडवोकेट की है। और तहरीक इंसाफ का कहना है कि तमाम तरफ फस्तायत और जबर के खिलाफ मलिक आसिफ नसवाना एडवोकेट साहब को वोट दिए जाए। वजह यह है कि दूसरी तरफ पूरी रियासती ताकत है, पूरी रियासती मशीनरी काम कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीदवार को सपोर्ट की है। अब देखते ये है कि रियासत अपने पूरे वसाइल के साथ जीतती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया है और बड़े सियासी आदमी है, लेकिन उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत कमज़ोर लगा। उन्होंने कहा जी हम सिटिंग जर्नैलों और सिटिंग जजेस को, रिटायर्ड जर्नैलों को और रिटायर्ड जजों को दावत देते हैं कि हम आपके मेज़बान होंगे, आए मिलकर बैठें और मुल्क को बहरानों से निकालें। देखें ये जो जज और जर्नैल हैं ये अपना काम करें ना। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि पाकिस्तान के जर्नैलों को भेजा जाए बॉर्डरों के ऊपर, जो उनका अपना काम है, वो अपनी छावनियों में जाएं, अपने बॉर्डरों पे जाएं, अपने दफ्तरों में जाएं, वो अपना दिफा का काम करें। वो प्लान करें कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कैसे करवाना है, वो प्लान करें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना है। वो जाकर प्लान करें, जैसे कि लाल टोपी वाले कहते हैं कि जेरूशलम को कैसे आज़ाद करना है इसराइल से, इस तरह की बातें करते हैं ना। इनके जो टाउट्स हैं वो तो यही कहते हैं कि श्रीनगर को आज़ाद करवा लेंगे, दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेंगे, हम जाएंगे जाके जेरूशलम पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये उसकी प्लानिंग करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान को फतह किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को फतह किया जाए, पाकिस्तान की पार्लिमान को और अदालतों को फतह किया जाए। ये करने के बजाय पाकिस्तान के जर्नैलों को चाहिए, पाकिस्तान की फ़ौज को चाहिए कि जिस मकसद के लिए इस इदारे को बनाया गया, जिस मकसद के लिए इस इदारे को इतना सारा हमने अपना पेट काट के खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, वो उस मकसद के लिए काम करें। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का एक ऑफ़र तो उनकी तरफ से आया है, लेकिन मेरे ख्याल में जर्नैलों को उनके काम की तरफ भेजना चाहिए। उनका कोई काम नहीं है कि वो बैठ के तय करें कि मुल्क कैसे चलना है। इसी तरह जो जजेस हैं वो इंसाफ की फराहमी की तरफ तवज्जो दें और वो भी अपने आप को सियासी मामला से निकालें। एक सियासी जज आया था, देखा आपने, सब कुछ तबाह करके चला गया। कादी फ़ायद ईसा, एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ उसके सियासी अज़ाइम थे और उसके सियासी अज़ाइम की वजह से पाकिस्तान इतना पीछे चला गया अदलिया के नुक्ता नज़र से कि कई दहाइयाँ पाकिस्तान पीछे चला गया और उसने पाकिस्तान की अदलिया का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ कर दिया और आज भी हम उसके असरात भुगत रहे हैं। नाज़रीन DGISPR का जो प्रोग्राम था लम्स में, उसमें मुझे एक बात तो समझ आ गई कि जो टिकटॉकर्स हैं ना वो इदारों से ज़्यादा सियाने हैं। यानी ये तो बच्चे भी अपने लेकर जाते हैं। मंसूर अली खान साहब का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने सवालात किए। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं देख सका, लेकिन मैंने बच्चों के सवालात सुने हैं सोशल मीडिया पे। तो शऊर का एक नेक्स्ट लेवल है तलबा में, और वो अब सवालात पूछते हैं जी मीडिया क्या कर रहा है, अदलिया क्या कर रही है, वो हर इदारे के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, इंसानी हकूक़ के बारे में क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो वो हर बात के ऊपर अपने शऊर के मुताबिक सवाल उठाते हैं। तो अब तलबा की सोच बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि आप जाली नारे लगाकर को 2 मिली नगमे आप लॉन्च करके एक आधी आप कोई ऐसी हरकत दिखा के, कोई इधर से उधर वॉक दिखा दी, कोई उधर से उधर परेड दिखा दी, तो आप बच्चों को जज्बाती नहीं कर पाएंगे। अब जो बच्चे हैं वो सवालात उठाते हैं और वो हकायक जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है और इसको इस बात की समझ आ गई है। बड़े अरसे तक हमारी आंखें बंद रही, हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारा खैर ख्वाह कौन है। तो हमारी खैर ख्वाही के भेस में हमें लूटा गया है, दिन रात लूटा गया है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया गया है। लिहाजा अब नौजवान जो है वो सवालात उठाते हैं। तो एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोट की कि जो टिकटॉकर्स हैं ना वो ज़्यादा सियाने हैं। DGISPR तो लफ्ज़ में चले गए, जाके बच्चों के सख्त सवालात सुन लिए,
लेकिन टिकटॉकर का आप काम चेक करें कि वो बच्चे भी अपने साथ लेकर जाती है। यानी वो बच्चे बता रहे थे, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में एक बच्चे ने कहा जी वहाँ तो हमें जाने नहीं दिया, वो जो बच्चे आए हुए थे वो कहीं और से ले गए थे। और जब इंटरव्यूज होते हैं तो पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी गई है, कहीं और से बच्चे लाकर कुछ वहाँ से इकट्ठे करके कंप्रोमाइज किस्म का माहौल बना के तो मरीम नवाज़ के लिए एक टिकटॉक माहौल बना दिया जाता है ताकि वो आएँ और आके अपनी टिकटॉक मुकम्मल कर दें। अब जो टाउट्स हैं वो बेचारे गेम उठा रहे हैं, DGISPR की भी उन्हें हकीकत देखने नहीं देते। कोई कह रहा है जी कि सहर तारी हो गया उनकी गुफ्तगू से, भाई मैंने तो 10 दफ़ा बात सुनी है, मेरे में तो कभी सहर तारी नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं जी मेला लूट लिया, भाई मेला अगर लूट लिया तो ट्विटर के ऊपर आए 2 मिनट में पता चल जाएगा किसने मेला लूटा है। अपना जो DGISPR ने एक्स का अकाउंट बंद किया है उसकी वजह यह है कि मकबूलियत नहीं है उनके पास, अवाम में कबूलियत नहीं है DGISPR के ट्वीट्स की। वो जैसे ही ट्वीट करते हैं अवाम जो है वो नीचे बताती है कमेंट्स के अंदर कि जी आपकी कबूलियत नहीं है अवाम में, लिहाजा अवाम रद्द अमल देती है। तो अवामी रद्द अमल के खौफ से DGISPR ने अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद किया हुआ है बदकिस्मती से। अगर वो खोलें तो उन्हें पता चले कि अवाम उनके बारे में क्या सोचती है। फिर हसन अयूब साहब हैं, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, वो लम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लेम था उनका, अल्लाह अकबर भी लिख दिया, तो वो पता चला कि वो जाली था और ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल यहाँ ताकत है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो लम्स की इंतज़ामिया से कुछ भी लिखवा सकते हैं। हो सकता है कल कला को कुछ लिखा हुआ भी सामने आ जाए, लेकिन एक हकीकत है हमें माननी पड़ेगी कि अब नौजवान बहुत हद तक बदल चुके हैं, ये पहले जैसे रहे नहीं है। मेरे ख्याल में अगर DGISPR या मरीम नवाज़ ये जानना चाहते हैं कि नौजवान उनके बारे में क्या सोचते हैं तो पाकिस्तान में किसी भी एक यूनिवर्सिटी में चले जाएं अचानक, वहाँ पे किसी किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम ना करें, सारी यूनिवर्सिटी को सामने इकट्ठा करें और एक स्टेज बनाकर उसके ऊपर खड़े होकर वहाँ बात करके देखें। इन्हें फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के नौजवान इनके बारे में क्या सोचते हैं, और मेरे ख्याल में 5 मिनट में इनकी गलतफहमी दूर कर देंगे। पाकिस्तान के नौजवान किसी भी तालीमी इदारे से उनका ताल्लुक़ होगा वो गलतफहमी ज़रूर दूर कर देंगे। नाज़रीन एक और ख़बर है, और ये ख़बर जुनैद अकबर साहब के हवाले से आई है। जुनैद अकबर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान साहब से 2 साल की भीख मांगी जा रही है। अब उन्हें यह कहा जा रहा है कि जी 2 साल का टाइम आप हमें दे दें। इमरान खान साहब मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, तो उनका दावा है कि जी 2 साल की भीख मांगी जा रही है इमरान खान साहब से कि ठीक है आप आ जाएं बाहर, लेकिन हमें 2 साल दें ताकि 2 साल तक ये हुकूमत चलती रहे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी, आपसे कोई डील चाहिए भी नहीं, आप अदालतों के ऊपर जो आपने प्रेशर डाला हुआ है वो आप हटा दें, अदालतों को कंट्रोल करना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दें, मुदाखलत बंद कर दें, मैं अदालतों से इंसाफ लेकर खुद ही आज़ाद हो जाऊंगा। और ये हकीकत है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अदालतों के जजेस इंसाफ देना नहीं चाहते, ज़्यादातर जजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ लोग भी हैं, कुछ काली भेड़ें हर जगह पे होती हैं, हर इदारे में होती हैं, तो जजेस के अंदर भी आप उंगली उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं उठा सकते, उनके फैसलों पे आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब 1 हफ्ते में पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की सियासत भी वाड़ देंगे, और 1 महीने से पहले पहले इमरान खान साहब अपने केसेस में ज़मानत लेकर बाहर भी आ जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान का जो सिचुएशन है वो तब्दील हो जाएगा, पूरी की पूरी काया ही पलट जाएगी। और इस बात को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो पंजाब में हुआ 11 करोड़ आवाम का जो इन्होंने डुबो दिया एक 15 मिनट की बारिश में, वो सारा हरा रंग बह गया जो मरीम नवाज ने करवाया था। अब वो हरा रंग तो बह गया, लेकिन जिम्मेदारी डाल दी ठेकेदार के ऊपर कि ये ठेकेदार ने किया है। तो मेरे ख्याल में इस ठेकेदार को गिरफ्तार करना चाहिए, इससे 11 करोड़ रुपया वसूल करना चाहिए, हमेशा के लिए इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, और इस डिवाइडर की वजह से जितने लोगों की गाड़ियां तबाह हुई हैं उन सब की गाड़ियों को ठीक करवा कर देना चाहिए, और आइंदा के लिए इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। ये करते हैं तो ठीक है, ये नहीं करते तो फिर आप समझ लें इसके पीछे भी वही ठेकेदार है जो हर खेल के पीछे होता है। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के पास 2 ऐसी ताकतें हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, जिनको अभी तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त नहीं दे पाई, उन्हें काबू नहीं कर पाई। नंबर 1 ओवरसीज़ पाकिस्तानी,
नंबर 2 सोशल मीडिया। ये दोनों इमरान खान साहब की ताकत है और इन्हें बार बार ब्लेम किया जाता है। हत्ता कि कुछ ऐसे किरदार नए लॉन्च कर दिए गए हैं, हर थोड़े दिन बाद लॉन्च किए जाते हैं। अब ऐसे नए किरदार भी लॉन्च कर दिए गए हैं जो ये कह रहे हैं जी किसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिस्क्रेडिट किया जाए और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई काम किया जाए। कभी वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्लेम करते हैं कि इमरान खान की रिहाई में ये लोग रुकावट है, हालांकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर कॉल पर लब्बैक कहते हैं और जो लोग ब्लेम करने वाले उनसे ज़्यादा लब्बैक कहते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है यही तो इमरान खान की ताकत है। इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ये इमरान खान साहब की वो तलवार है जो उनके हाथ में है तो वो निहत्ते नहीं है। अब उनका ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान मंगवाने की पहले बड़ी कोशिश की गई, अब दोबारा भी इसी मिशन के ऊपर कुछ लोगों को लगाया गया है। इद्दत जैसे घटिया केस का दिफा भी फराम किया गया है, जवाब फराम किया गया है कि सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान पर इद्दत जैसा घटिया केस बना है। बड़ी ही घटिया ज़हनियत है उन लोगों की जिन्होंने इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, और उससे भी ज़्यादा घटिया ज़हनियत है उन लोगों की जो इद्दत जैसे घटिया केस को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको जवाब फराम कर रहे हैं। मैंने पिछले वीलॉग में सवाल उठाया था कि फातिमा जिन्ना की तौहीन की गई, बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन की गई, नुसरत भुट्टो की तौहीन की गई, जमायमा खान की गई, बेशुमार औरतों की पाकिस्तान की सियासत में तौहीन की गई, तो वो क्यों की गई? ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीक़ाकार है। यही बात करके तो आर्मी चीफ फंस गए थे अभी। यानी आर्मी चीफ के लिए दो बहुत चीज़ें मुश्किल हो गई ना गुज़िश्ता दिनों में। एक, उन्होंने मरीम नवाज के साथ जो एक फ़ोटो सेशन करवा लिया, तस्वीरें बना ली, और उसमें जिस किस्म की वो तस्वीरें सामने आई उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर लोगों में गम गुस्सा था। दूसरा, जो आर्मी चीफ ने बच्चों के साथ बात करते हुए ख़वातीन के एहतराम पे वो एक खुतबा दे दिया। अब ये दो चीज़ें लेकर लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही उलट काम हो गया, एक कहते कुछ है करते कुछ है। तो बड़ी शदीद तनकीद हुई थी। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ख़वातीन का एहतराम करना सीखना पड़ेगा और उन्हें ये देखना होगा जैसे उनके अपने घर में ख़वातीन है ऐसे ही बाकी घरों में भी ख़वातीन है और सारी ख़वातीन का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने का जो फैसला किया गया, इस हवाले से मेरे पास एक ख़बर आई और ख़बर यह है कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक और आइनी तरमीम की तरफ जाए, और ये एक और आइनी तरमीम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ सकती है बजट के बाद। क्योंकि याद रखिएगा कि आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो आइनी तरमीम के साथ नहीं हुआ, वो हुआ है कानून के ज़रिए से, कानून साजी के ज़रिए से। लिहाजा अगर आइनी तरमीम के ज़रिए से हो जाएगा तो वो बड़ा मजबूत काम होगा, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में 2/3 अक्सरियत के साथ कोशिश की जाए कि एक और आइनी तरमीम करवाई जाए। लिहाजा जब तक वो आइनी तरमीम नहीं करवाई जाती तब तक कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं। नाज़रीन, इसहाक डार साहब अमेरिका के दौरे पर हैं और उनसे बहुत कामयाब दौरा जो है वो आरिफ अलवी साहब ने किया है, जो साबिक सदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। अब मामला यह है कि डार साहब को भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी ने मुँह नहीं लगाया, बल्कि डार साहब को वहाँ ये कहना पड़ा कि जी मैं तो आया ही नहीं था इस काम के लिए, और मेरी ट्रंप इंतज़ामिया से या हुकूमत में से किसी से भी किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं हुई। जब वो मीडिया को मिले तो मीडिया ने वहाँ बड़े सख्त सवालात किए और पीका के हवाले से डार साहब को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा जिनके जवाबात उनके पास नहीं थे। तो डार साहब अमेरिका गए क्यों, ये सवाल सबके जहन में था। मैंने अमेरिका में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और दोस्तों से बात की तो उनका ये कहना है कि डार साहब एक ज़िदबाजी में अमेरिका में आए, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इससे पहले एलची बनाकर भेजा था मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब पूरी तरह नाकाम होकर यहाँ से वापस गए हैं, बल्कि जिन लोगों को वो मिले हैं वो लोग अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। तो इसहाक डार साहब को इस बात की बड़ी तकलीफ़ थी कि वज़ीर ख़ारजा तो मैं हूँ, डिप्टी वज़ीर आज़म भी मैं हूँ, तो मुझे अमेरिका का दौरा करना चाहिए था, तो इसलिए अब वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ। लेकिन आप एक अजीब बात देखें कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है वो अमेरिका जाता है और अमेरिका की हुकूमत को परवाह ही नहीं है, उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, वो मिले ही नहीं उसको। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, या ऐसा भी पाकिस्तान का हाल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म अमेरिका जाए और अमेरिका में उसको मुंह ही ना लगाया जाए। तो ये सूरत हाल तो इससे पहले ना हमने कभी सुनी
ना कभी सोची, ना कभी देखी, ना कभी इसका तसव्वुर किया था, लेकिन ये डार साहब के साथ हो रहा है। और एक्चुअली बदकिस्मती ये है कि डार के साथ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये हमारे खाते में चीज़ें पड़ रही हैं। नाज़रीन, अबूदर सलमान न्यादी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये कहना कि इमरान खान सलमान अकरम राजा या रऊफ़ हसन की वजह से जेल में है, ये नाइंसाफ़ी है। कई लोग ये कहते हैं ना कि इनके पास प्लानिंग नहीं है इसलिए जेल में है। वो ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम कबूतर बन रहे हैं और कमरे में हाथी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो असल वजह है उसको नहीं देख रहे। उन्होंने वादे किया कि वादे रहे कि इमरान खान अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जेल में है। याह्या अफरीदी झुक गए हैं और अदलिया फतह हो गई है। कितनी क्लैरिटी के साथ अबूदर सलमान न्यादी साहब ने यह मामला सामने रख दिया है। यानी अगर अभी एस्टेब्लिशमेंट निकल जाए इस सारे मसले में से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो इमरान खान साहब तो फ़ौरन रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये बाकी सारी जमातों की सियासत तबाह हो जाएगी। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।